क्लाइंबिंग के दौरान कोई ऐसा मौका आया हो कि आपने कहा हो कि नाइला आज तो नहीं तुम बचती। मौसम इतना ख़राब था कि 45-50 नॉट्स हवा चल रही थी। मतलब अगर हम रस्सी को प्रॉपर से पकड़ के खड़े नहीं हों तो वो हम हवा से उड़ सकते थे। मेरा क्रैम्पॉन बार बार उतर रहा था, 2 दफ़ा उतरा है, तीसरी दफ़ा उतरा है। मैं उसको पकड़ने के लिए नीचे झुकी हूँ तो मैं खुद भी गिर गई हूँ। लेकिन पूरा स्टीप था, टेक्निकल माउंटेन था, तो रॉक और आइस थी। क्लाइंबिंग करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतने लोग अगर आपके आगे हों तो उस एरिया में, वो जो डेथ जोन है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। तो उसमें मुझे ख्याल आया था कि ये तो इतना हार्ड है, हो सकता है मैं घर वापस बच्चों के पास जाऊँ ही नहीं, कि नाइला एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकती तुम, बिकॉज मेरी छोटी बच्चियाँ हैं। पहली पीक पे खुद से फाइंड किया था तो तकरीबन 30 लाख का खर्चा आया था पूरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात ऐसी ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा ही पॉजिटिव फेस है। आपने हाल ही में इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल देखी होंगी। मेरे साथ मौजूद है नाइला कियानी, जिन्होंने हाल ही में K2 सर किया और इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली ख़तून है जिन्होंने 8000 प्लस 3 हाइट्स को जो है सबमिट किया हुआ है और उसको सर किया हुआ है। और इनके बारे में अगर आपको बताता चलूँ कि बहुत से जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, वो बचपन से ये काम सीख रहे होते हैं। इन्होंने सिर्फ 1 साल पहले ये सोचा कि मैंने पहाड़ सर करना है और इस साल इन्होंने K2 सर कर दिया। ये किस तरह से मुमकिन हो सका, क्या इनकी कहानी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आम तौर पे हमारे मुल्क में औरत को सिनफ़े नाज़ुक समझा जाता है और उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि वो इस कदर हार्ड काम भी कर सकती है। आप पहाड़ सर कर रही हैं। मैंने एक्चुअली अपने माइंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी अपने लिए, और कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मैं पहाड़ सर करूँगी। लेकिन जब पहला ट्रैक किया था 4 साल पहले, उसके बाद मैंने अपने माइंड को खुली आज़ादी दी थी कि कुछ भी पॉसिबल है। तो तब मैंने 8000 मीटर पीक का इंतखाब किया था और ये नहीं सोचा था सिनफ़े नाजुक हो, नहीं हो पाएगा। बस ये सोचा था कि करना है और इसको पॉसिबल बनाना है। अच्छा नाइला, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप माशाल्लाह मैरिड भी हैं और साहिबे औलाद भी हैं। मैरिड हो के साथ साहिबे औलाद हो के आप किस तरह से मैनेज करती हैं? मैंने सुना आपकी फ़ैमिली इस वक्त दुबई है। टाइम प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। उसमें ऑफ़िस भी मैं जाती हूँ सुबह, या ऑफ़िस जाने से पहले या ऑफ़िस जाने के बाद एक्सरसाइज करती थी। फिर रात को मेरी जो छोटी बच्ची है उसके दांत निकल रहे थे, तो वो पूरी रात पिछले एक्सपेक्टेशन से कुछ महीने पहले बिल्कुल सोने नहीं दिया है। तो लेकिन सारा ये पॉसिबल मैंने टाइम प्रायोरिटाइजेशन से किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनको मेरे पैशन का पता था, उनकी सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अभी आपने हाल ही में K2 सर किया और वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल भी चल रही थी। उस बारे में बताएं कि किस तरह से ख्याल आया, क्या कहानी थी, किस तरह से K2 पहुंची और K2 सर करते हुए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब मैंने लास्ट ईयर G2 सबमिट की थी, वो भी 8000 की पीक है। तो एक्चुअली उस वक्त किसी को यकीन नहीं आया था, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में किसी को यकीन नहीं आया था कि गिलगित बल्तिस्तान से बाहर की एक लड़की पंजाब से आके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा 8000 उसने सबमिट किया है। तो वो इवन जो पिक्चर्स थी ना, वो कुछ लोगों ने 8 दिन बाद लगाई थी क्योंकि वो प्रूफ देखना चाह रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ से नीचे आई थी तो मेरे जो उस्ताद थे क्लाइंबिंग के उस वक्त, और मेरे गाइड भी थे अली रज़ा सतपारा, जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी क्लाइंबर थे। उन्होंने इनकरेज किया। उनको कुछ कॉन्फिडेंस था मुझ में कि कुछ भी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने ये K2 प्लान किया। तब K2 स्टार्ट किया। एक्सपेडिशन इज़ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शुरू से लेके एंड तक पूरा स्टीप था, टेक्निकल माउंटेन था, तो रॉक और आइस थी और रॉक फॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी। समिट पे लोग बहुत ज़्यादा थे तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो पूरा का पूरा K2 मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बीच में मुझे पता भी नहीं था, G2 पे मुझे कभी नेगेटिव ख्याल नहीं आया था लास्ट ईयर, लेकिन इस पे मुझे आई वाज़न्ट टू श्योर कि होगा या नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये भी हो गया। किस तरह के नेगेटिव ख्यालात जो हैं, सोच होती है जब आप सबमिट कर रहे होते हो? क्योंकि K2 के बारे में बहुत सी बातें हमने सुनी हुई हैं। लास्ट ईयर मोहम्मद अली सतपारा साहब का भी यहाँ पे जो है सबमिट करते हुए वो अचानक से गायब हो गए थे। तो किस तरह की नेगेटिव सोचें आती हैं जब आप सबमिट कर रहे होते हो?
दो तरह की नेगेटिव मेरे जहन में आ रही थी। एक तो ये आ रही थी कि समिट नहीं होगा क्योंकि हम इतना थक गए हैं, बॉडी खाए पिए बगैर, नींद किए बगैर इतने टाइम फैमिली से दूर हैं, तो शायद समिट ही ना हो क्योंकि ये इतना मुश्किल है। एक तो वो, तो उसको नेगेटिव सोच को दबाना पड़ता था। दूसरा ये था कि जब समिट के पास थे और समिट बेसिकली बॉटल नेक के बाद वो पूरे ब्लू आइस है, वहाँ पे वो क्लाइंबिंग करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतने लोग अगर आपके आगे हों तो उस एरिया में वो जो डेथ जोन है उसमें आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। तो उसमें मुझे ख़्याल आया था कि ये तो इतना हार्ड है, हो सकता है मैं घर वापस बच्चों के पास जाऊँ ही नहीं। तो वो नेगेटिव सोच को दबाना पड़ता था क्योंकि K2 पे काफ़ी लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, लेकिन मैंने अपनी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको एज अ स्ट्रेंथ यूज़ किया था कि अगर बड़े बच्चे होते तो डिफरेंट है, अपने आप को संभाल सकते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि नाइला एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकती तुम, बिकॉज मेरी छोटी बच्चियाँ हैं, वो घर इंतज़ार कर रही हैं। तो मैं जितना भी टायर्ड थी ना, जितनी एग्जॉस्टेड थी, मैं अपने आप को पूरा शार्प और फोकस रखती थी उन दोनों की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं कि K2 में समिट किस तरह से स्टार्ट होता है? मैंने सुना है कि 4 कैंप्स आते हैं रास्ते में, और ये कितने दिनों का प्रोसीजर होता है? तो ये वेदर डिपेंडेंट है। मैं 3 जुलाई को बेस कैंप पहुंची थी, उसके बाद मेरा समिट 22 को हुआ था। उसके बीच में बेसिकली एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। हम सीधा बेस कैंप पे जाके टॉप पे नहीं जा सकते, हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को यूज़ करना होता है, यूज़ टू करना होता है कम ऑक्सीजन से। तो पहले हम जैसे 5000 से लेट्स से 6000 जाते हैं, वहाँ पे नाइट स्पेंड करके नीचे आते हैं ताकि हमारी बॉडी यूज़ टू हो कम ऑक्सीजन लेवल से। फिर अगली दफ़ा कैंप 1 कैंप 2 पे जाके नाइट स्पेंड करके नीचे आते। तो ये रोटेशंस होती हैं डिफरेंट, और ये अच्छे वेदर का वेट करना पड़ता है। तो मेरा फिर 22 हम लोग 17 या 18 को निकले थे और 22 को हमारा समिट हुआ था। उस समिट पुश में हम नीचे से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, कैंप 1 कैंप 2 3, फिर 3 से हम लोगों ने एक्चुअली पुश किया था। मतलब कि आप 3 तारीख को गई और 22 को आपका समिट हुआ, तकरीबन 15 से 17 दिन आप पहाड़ पे मौजूद थी। बिल्कुल, हाँ। किस तरह से नाइट कैसे स्पेंड करते हैं इतने बर्फीले मौसम पे, इतनी ख़तरनाक जगह पे? तो बेसिकली टेंट्स में ही जब स्कर्दू से निकलते हैं उसके बाद हमारा जो स्टे होता है, हम अपने लिए टेंट्स लगवाते हैं, टेंट्स में ही स्टे करते हैं, स्लीपिंग बैग में सोते हैं। तो ये पूरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। डाइट बेस कैंप पे तो हमें नॉर्मल फूड मिलता है, जो सब्ज़ी दाल गोश्त, लेकिन जब बेस कैंप से ऊपर जाते हैं तो हम बहुत लाइट फूड लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट, नट्स, मैगी नूडल्स, पॉरिज सुबह। तो जो हाई कैंप्स का फूड होता है वो अनफॉर्चुनेटली इतना हमारी टीम इतना वो न्यूट्रिशियस नहीं था, तो वो इसलिए इतना ऊपर खाया भी नहीं जाता हाइट की वजह से। अच्छा नाइला, मुझे बताएं, हमने तो ये काम फिल्मों में ही देखा है। फिल्मों में देखते हैं कि कोई जहाज़ लैंड हुआ और आप अचानक से बर्फीले पहाड़ पे फंस गए। तो जितने कम लोग हों वो भी एक खौफ का बायस बनता है कि यार इतनी ख़तरनाक जगह पे मैं अकेला हूँ या ये 2 लोग हैं। ज़्यादा लोग हों तो क्या खौफ में कमी आती है? K2 पे बहुत ज़्यादा लोग थे, खौफ में कमी नहीं आई थी क्योंकि वो जो अपनी बॉडी को जो बेसिकली जिस प्रोसीजर से गुजारना था, थकावट से, वो सेम ही था, वो बदला नहीं था। लेकिन वो आप बता रही हैं कि ज़्यादा लोगों की वजह से वो भर गया, कि आपको डेथ जोन में ज़्यादा रुकना पड़ा। बिल्कुल, और ज़्यादा लोगों की वजह से रॉक फॉल भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इतने लोग थे। वो ऊपर से जब कभी अगर उन्होंने सही पाँव नहीं रखा तो वो पत्थर नीचे गिरता था। लेकिन अगर इसको मैं जो दूसरा पहाड़ मैंने K2 की G1, उसको गशबरूम 1 भी बोलते हैं, इससे कंपेयर करूं तो उस पर सिर्फ 14 लोग थे। तो जो दुनिया की माउंटेनियरिंग कम्युनिटी थी वो कह रहे थे कि इस साल G1 समिट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 14 लोग हैं, ये क्या करेंगे, रस्सी कौन लगाएगा। तो वो K2 से मुझे 3 टाइम ज़्यादा मुझे टफ़ लगा क्योंकि वो उसमें बेसिकली बेस कैंप से कैंप 2 तक सिर्फ 200 मीटर रस्सी थी, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। 2 से 3 तक रस्सी थी, लेकिन उस वक्त जब हम ऊपर चढ़े थे मौसम इतना ख़राब था कि 45-50 नॉट्स हवा चल रही थी। मतलब अगर हम रस्सी को प्रॉपर से पकड़ के खड़े नहीं हों तो वो हम हवा से उड़ सकते थे। और 3 बेसिकली 7000 मीटर से 8000 मीटर तक रस्सी थी ही नहीं, और वो पूरा रॉक और आइस था और वो इंक्लाइन उसका ऐसा था, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। K2 से भी
K2 से भी ज़्यादा टफ था। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो होता है और आपको अपना जो ब्लड है उसको भी गर्म रखना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? टेम्परेचर वाकई बहुत ज़्यादा लो था, सर्दी बहुत ज़्यादा K2 पे मुझे ज़्यादा फील हुई थी। उसमें बस बेसिकली अपने आप को, हमारी जो गियर होती है हम वो अच्छी क्वालिटी का लेके जाते हैं, स्लीपिंग बैग्स अच्छी क्वालिटी का लेके जाते हैं कि हमें सर्दी ज़्यादा तंग नहीं करे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने सुना है कि समिट के करीब जाके बहुत से लोगों के हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मेरे हाथ की टिप्स अभी भी थोड़ी सी G1 पे जो सर्दी, कैंप 2 से कैंप 3 पे जो हवा चल रही थी उसके दौरान मेरे हाथों को फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी तक सुन है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो उसको फ्रॉस्ट बाइट भी बोलते हैं। अगर आपके हाथ ज़्यादा जलें तो वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह के फ्रॉस्ट बाइट हो सकते हैं। शुक्र है मुझे नहीं हुए, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम 1-2 वीक में ठीक होगा। जितने भी लोग K2 पर रिसर्च करते हैं, ख़ास तौर पे जब लास्ट टाइम मोहम्मद अली सदबारा साहब वाला हादसा हुआ तो बहुत से लोग K2 को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, और K2 को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें बॉटल नेक का बड़ा जिक्र आता है और बताया जाता है कि बड़ी ये कोई ख़तरनाक जगह है, तो बॉटल नेक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। बॉटल नेक एक्चुअली मैं वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये 8000 से ऊपर एक ऐसा एरिया आइस से बना हुआ है, और उसमें उसमें बेसिकली अगर आप इमेजिन करें, सीधी वॉल है, उसके ऊपर हमारे ऊपर एक बर्फ़ का तोदा है। काइंड ऑफ जैसे बोतल की एक वो होती है, बोतल का मुंह होता है। बॉटल का मुंह तो नहीं बोलेंगे, आई गेस वो बॉटल नेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्चुअली बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन वो तोदा ऐसा है कि अगर वो कभी भी गिर सकता है। कुछ साल पहले वो उसने 11-12 क्लाइंबर्स को वो गिर के हलाक किया था, तो वो डेंजरस इसलिए क्योंकि वो कभी भी मेल्ट होके या टूट के वो क्लाइंबर्स के ऊपर गिर सकता है। तो लेकिन वो वही एरिया है जहाँ से हमें गुजर के जाना पड़ता है, इसलिए वो काफ़ी इसके बाद डेथ जोन है। डेथ जोन क्या है? डेथ जोन बेसिकली बॉटल नेक भी उसी के अंदर आता है। डेथ जोन 8000 मीटर की सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि उसके अलावा भी 7 समिट्स होते हैं, सेकंड 7 समिट्स होते हैं, लेकिन 8000 करना माउंटेनियरिंग में बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है। 8000 का माउंटेन, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 8000 के बाद बहुत कम हो जाता है, 30% सैचुरेशन रेशियो होती है, तो उसमें इंसान की बॉडी ज़्यादा देर नहीं रह सकती। हमें जब उसके बीच में से गुजर के जाते हैं तो जल्दी से ऊपर जाके सबमिट करके सबमिट पिक्चर्स लेके नीचे आना पड़ता है, वहाँ पे सो भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको डेथ जोन बोला जाता है। तो कभी ये क्लाइंबिंग के दौरान कोई ऐसा मौका आया हो कि आपने कहा हो कि नाइला आज तो नहीं तुम बचती, बस अब गए? 2 दफ़ा एक्चुअली G2 पे मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। K2 की फर्स्ट जो क्लाइंबिंग लास्ट ईयर की क्लाइंब थी। K2 पे वो डेथ जोन में ही जब लोगों की मतलब हुजूम था और आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे थे और आइस पे हम लोग बिल्कुल लटके हुए थे, क्योंकि वो जो क्रैम्पॉन्स है आइस में, वो ब्लू आइस में वो यूज़ करना इतना इजी नहीं होता है, तो वहाँ पे। और जो दूसरा G1 पे सॉरी जो K2 के बाद मैंने की थी, उसमें जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जा रहे थे, वो भी अगेन पूरा रॉक और आइस था। मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। उसमें हवा जब 40-50 नॉट्स चल रही थी तो मेरा क्रैम्पॉन बार बार उतर रहा था। 2 दफ़ा उतरा है, तीसरी दफ़ा उतरा है, मैं उसको पकड़ने के लिए नीचे झुकी हूँ तो मैं ख़ुद भी गिर गई हूँ, लेकिन रस्सी से अटैच थी, लेकिन ऊपर आते हुए मेरी काफ़ी एनर्जी ज़ाया हो गई। तो वो मेंटली उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अगर मेरा क्रैम्पॉन गिर जाता या हाथ से निकल जाता पाँव से तो मेरा समिट पॉसिबल नहीं था। तो उस वक्त मेरी, जब मैं गिर के ऊपर आ रही हूँ, एनर्जी इतनी ख़त्म हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि ऊपर जाना भी इजी नहीं है, नीचे जाना कैंप पे भी इजी नहीं है, तो गिरना सबसे इजी है। तो वो बहुत स्केरी मोमेंट था मेरे लिए। रेस्क्यू किस तरह से किया जाता है अगर कोई माउंटेनर क्लाइंबिंग के दौरान फंस जाए, कोई रास्ता ना रहे, तो उसको किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो आर्मी के जवान हैं? उसमें आर्मी बेसिकली हेली सर्विस है, वो हेल्प कर सकती है, या जो क्लाइंबर्स नीचे हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम लोग कैंप समिट से वापस आ रहे थे तो मेरे जो साथ 2 को क्लाइंबर्स थे,
उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ नहीं की थी, तो वो थके हुए थे, तो वो रेस्ट करना चाह रहे थे। तो हमने बेसिकली जितना टाइम स्पेंड करना था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो वो हमारी जो नीचे मेंटर थे, एक सर सैमसन, वो थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने रेस्क्यू ट्रिगर कर दिया। अगर रेस्क्यू होता, हम लोग कैंप 3 पे थे, तो उस पे ये है कि उस हाइट पे हेली का आना पॉसिबल नहीं है, 7000 प्लस की हाइट पे। तो नीचे से कोई क्लाइंबर आके हमें वो, अगर उनके पास स्किल्स होती कि वो रेस्क्यू कर, बेसिकली ख़ुद को भी ऊपर लेके आना, नीचे लेके आना, और किसी और को भी, कोई अगर बहुत बीमार है, चल नहीं सकता है, तो उनको लाना, तो ये स्किल ईजी नहीं है। इसके अलावा अगर ऐसी हाइट है जहाँ पर हेली आ सकता है, तो वो हेली आके एक तो बेसिकली अगर बंदा मिल नहीं रहा तो वो ढूंढने में हेल्प करते हैं, अगर जब मिल जाता है तो वो उनको एयर लिफ्ट करके वो लोग नीचे लाते हैं। अच्छा नाइला, आप तो माशाल्लाह अभी 8,000 प्लस जो हाइट्स हैं उनको सर कर चुकी हैं। मुझे बताएं कि इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है? कौन कौन सी ट्रेनिंग आप करती हैं, या इसके लिए बस पुख्ता अज़म होना चाहिए और आप फिर पहाड़ सर कर लेंगे? मैं बोलूँगी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग मैंने तो रॉक क्लाइंबिंग की थी, आइस क्लाइंबिंग की बेसिक ट्रेनिंग की थी। G2 पे कोविड की वजह से मेरी ज़्यादातर जो माउंटेनियरिंग की वो आइस ट्रेनिंग थी, वो पिछले साल ही हुई थी। इसके अलावा फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसके बगैर, लेकिन एक और बात है मेंटल फ़िटनेस, जो आपने बोला ना, पुख्ता अज़म, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आनी चाहिए। और मैंने बेसिक ट्रेनिंग की है माउंटेनियरिंग की, और मेरा अगला यही स्टेप है कि मैं एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग पे फोकस करूँ। अच्छा नाइला, लास्ट आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा कि इस पूरे काम को कोई स्पॉन्सर भी करता है, और आप उन बच्चों को जो ये काम करना चाहते हैं वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और किस किस इदारे में जा सकते हैं, कौन कौन लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं? माउंटेनियरिंग एक्चुअली ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गियर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। एक्सपीडिशन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव? लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल मैंने पहली पीक पे ख़ुद से फ़ंड किया था, तो तकरीबन 30 लाख का खर्चा आया था पूरा उसमें। 30 लाख? 30 लाख। G2 जो आपने किया? G2 क्योंकि 8000 मीटर की पीक है, इस पे जो पूरी लॉजिस्टिक्स 1-1.5 महीना आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बहुत से पोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सामान लेके जाते हैं बेस कैंप तक, खाना, सैलरीज़, परमिट की फ़ीस, जो अगर आपके पास कोई हाई एल्टीट्यूड पोर्टर या गाइड है उसकी फ़ीस, गियर की फ़ीस, ये सब कुछ इंक्लूसिव मैं बता रही हूँ सब। और इस बार मुझे जो फंडिंग का थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो मैं नंबर नहीं बता सकती, लेकिन K2 का उससे G2 से भी यू कैन से डबल एक्सपेंस था उसका K2 का, क्योंकि K2 G2 से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और गियर भी इसकी मुझे उसमें नेपाल से और डिफरेंट कंट्री से, यूरोप से मंगवानी पड़ी थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन इस साल, क्योंकि पिछले साल मैंने ख़ुद किया था, इस साल मेरे लिए ख़ुद से करना पॉसिबल नहीं था, तो बार्ड फाउंडेशन है जो बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन है, उन्होंने फुली इसका उन्होंने एक्सपेंस उठाया है। उसके बाद जो K2 के फ़ौरन बाद जब मैंने गशबरुम 1 का प्लान किया, तो उन्होंने फिर भी मेरी स्किल्स में बिलीव करके मुझे लास्ट मिनट उन्होंने पूरा फंड किया है, वरना वो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। कैरियर के तौर पर ऑन किया जा सकता है माउंटेनियरिंग? किया जा सकता है, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन पाकिस्तान में और बहुत से नहीं, सॉरी, कुछ क्लाइंबर्स हैं, एक फ़ीमेल हैं और एक कुछ मेल को भी मैं जानती हूँ जो कि उन्होंने एज अ करियर इसको किया हुआ है। लेकिन मैं उस लेवल पे अभी तक पहुँची नहीं। और लेकिन फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इसको एज अ करियर, फुल टाइम प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं और उससे अर्न भी करते हैं। इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि आप इंशाल्लाह माउंट एवरेस्ट भी सर कर रही हैं, क्या फ्यूचर प्लान हैं आपके? मेरा फ़िलहाल प्लान है कि मैं नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक सर करूँ इंशाल्लाह विदिन द नेक्स्ट ईयर। नांगा पर्वत को तो किलर माउंटेन कहा जाता है। बिल्कुल, नांगा पर्वत किलर माउंटेन है, K2 सैवेज माउंटेन है, लेकिन मेरे भी इरादे बहुत पुख्ता हैं। इंशाल्लाह मेरा प्लान है नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक अगले साल तक विदिन अ ईयर सबमिट करूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो पीक्स हैं 5, दुनिया में 14 पीक्स हैं जो कि 8000 से ऊपर हैं। ज़्यादातर नेपाल में हैं, 2 चाइना में हैं, 5 पाकिस्तान में, और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान की माउंटेन टूरिज़म या टूरिज़म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थी नाइला कियानी, जिन्होंने हाल ही में K2 को सर किया और बता रही हैं कि ये पाकिस्तान की वाहिद खतून है जिन्होंने अब तक 8,000 से ज़ायद जो हाइट्स हैं उनको सर किया है, और बता रही हैं कि इन फ्यूचर मज़ीद जो हाइट्स हैं उनको भी सर करेंगी। उसमें उन्होंने बताया कि नांगा पर्वत जो आपने सुना होगा किलर माउंटेन है, अज़म रखती हैं कि उनको भी सर करें। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, क्योंकि नाजरीन ये हैं वुमेन एम्पावरमेंट का पॉजिटिव फेस। पाकिस्तान में बहुत से लोग बातें तो करते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ करके नहीं दिखाते। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।